नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफाइड लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नीशियम कंपनीज को लेकर के। मैग्नीशियम वॉइस ओरिस इंडियाज कंपनी है। बेसिकली इसका नाम बाद में चेंज करके MOIL लिमिटेड किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक जॉइंट वेंचर की कंपनी रही है और एक लार्जेस्ट जो कहती है कंपनी मैग्नीज ऑयल को लेकर के कारोबार है इनका, जहाँ पे इनको मिनी रत्ना का स्टेट्स ओन्ड कंपनीज के तौर पे इनको वो भी मिला था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी काफ़ी सारे होल्डिंग्स इस कंपनी में हैं। क्यों नहीं आज की लर्निंग में इस पॉइंट आउट को समझेंगे जिसका आखिर गवर्नमेंट की इस कंपनी में क्या पोटेंशियल्स है, क्या ग्रोथ लेवल है। और पिछले कुछ डेटा की बात करें आज की बात में तो करीब एक महीने में 12% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर और बार बार अपनी जो सपोर्टिंग है उसको चेंज करने में क्या कर रही है, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन की तरफ भाग रही है। ऐसा क्यों हुआ मार्केट में को लेकर के आज की लर्निंग में हम सारे ऐसे एस्पेक्ट को समझेंगे। पहली नज़र हमारे इन पार्टों को जिसको कहते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, जहाँ पे बुक वैल्यू 121 का, इंटरेंसिक वैल्यू 217 का, करंट प्राइस 347 और हायर टू हायर देखा जाए तो 588 तक गया था और उसके बाद मार्केट ने टूटना चालू हुआ तो लगातार PSU की बाकी सारी कंपनियां भी टूट रही थी, उस रफ्तार में इनका भी टूटना संभव ही पॉसिबल देखा गया। जहां पे कंपनी में अभी भी यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपेयर पीयर देखा जाए पी रेशियोज को, तो अभी भी क्या नियरली कह सकते हैं कि 10% तो नहीं, 10% तो थोड़ा सा कम क्या कहते हैं अंडर वैल्यूड है। तो फिलहाल ये इसके अकॉर्डिंग ये अंडर वैल्यूड की फील्ड में आती है। जबकि इसके कुछ और पहलुओं पर ध्यान दें तो ROC और ROE करीब 12 से 16% रिस्पेक्टिवली दिखाता है। प्रमोटर्स होल्डिंग जिसमें सरकार ही खुद है, इसमें 64% की होल्डिंग है। डेट्स बिल्कुल फ्री कंपनी है और अर्निंग हिसाब से देखा है तो करीब 170% की अर्निंग करती है फेस वैल्यू के, और बुक वैल्यू और बाकी सारे एस्पेक्ट को देखें तो काफ़ी नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 1.74 का है और जो कंपनी में करंट रेशियो का माप है वो थोड़ा सा ज़्यादा कहता है 3.78 का। इन सभी इस जो हाईलाइटेड हैं इनके प्रति क्या करने के वाले हैं हम R2R को समझेंगे, जहां R का मतलब है पहले R इज द रिस्क, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ। इसमें पहली पार्ट होती है कि इसका रिकंसिलेशन होना जरूरी है कि हमने क्या हिस्टोरिकल डेटा अपने परफॉर्मेंस क्या किया हुआ है। दूसरा, इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैनेजमेंट ने अपने निवेशकों को कुछ दिया लिया है या नहीं है। इसके अलावा तीसरा एस्पेक्ट की बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट की रिएक्शन डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इंटरेस्ट कितनी बनती है निवेशकों को लेकर के और निवेशकों को मिलने वाली फायदा नुकसान पे क्या चर्चा। चलिए इन सभी परतों को हम क्या करेंगे खोलने की प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के। पहली परत इन द पार्ट ऑफ द इसका देखा जाए फंडामेंटल में, जहाँ पर ट्रेंडिंग की बात करें क्वार्टरली बेस को, तो शायद यहाँ से लेकर के हम ट्रेंडिंग बेस को देख रहे हैं तो लेकिन लगातार ऊंचाइयों के टच करने में कामयाबी हासिल कर रहा है, चाहे वो YOY का बेसिस का डेटा हो या QRQ का डेटा, दोनों तरफ से बात करें। ईयरली ग्रोथ के बारे में कहते हैं कि ईयरली ग्रोथ भी लगातार क्या सस्टेन के साथ कामकाज करती हुई नजर आती है। तब 8 से 10% की जंप होती है और अर्निंग पर शेयर में भी करीब 18% के आसपास ऊंचाइयों को छूने में कामयाबी हासिल करता है। जबकि कंपनी के यदि हम ओवरऑल देखें जो डेटा है उस डेटा की तरफ तो कह सकते हैं कंपनी 500 करोड़ के आसपास की टर्नओवर क्रिएट करती हुई नजर आती है। उस 500 करोड़ में करीब करीब 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनाती है, तो कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 43% के आसपास की बन रही है। लोन को लेकर कोई बर्डन नहीं है, कंपनी का अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अब अच्छा खासा निकल के आता है जो कि सेटअप कर लेती है जितना कि शायद डिप्रिशिएशन उन्होंने रखा है उसके आसपास की बातें को। अब सवाल आता है इसके अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं करीब 1500 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर रहा पूरे के पूरे 12 महीने की, और उस 1500 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो धीरे धीरे घटती जाती है, जो कि पहले कभी 41%, बाद में करीब 34% के आसपास रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस को लेकर के ये नहीं कह सकते कंपनी ने काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आती है, पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया है। अब सवाल है इसको लेकर के जो इनमें
रिस्क क्या है, और रिस्क के साथ साथ परफॉर्मेंस हमने देखा कि इनका परफॉर्मेंस एज पर द सेल्स बेसिस, एज पर द प्रॉफिट बेसिस बेटर करती नजर आती है। जबकि रिस्क को लेकर देखा जाता है, रिस्क इनके जो फंड है लगे हुए उसमें करीब 53 दिन के लिए टाइम फ्रेम की बात करती है, और गवर्नमेंट कंपनी में ये चीज़ें चलती रहती है। और कंपनी की अच्छी बात ये है, तो कंपनी 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया है। क्या किया है? 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया है। कर्ज के बाद देखा जाए तो बाकी एस्पेक्ट में जहाँ पे फिक्स एसेट लगातार बढ़ी है, और जो जो डेटर्स रेशियोज की बात किया जा रहा है वो करीब 200 करोड़ के आसपास की आंकड़ा पे टच करती है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर नहीं कहता, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट भी क्या कर रखा है, 293 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी वो किया था। लास्ट 12 महीने के प्रॉफिट भी अच्छी खासी कहती है, जो कि इनका डेटर्स से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस की बात कर। अब एक सवाल आती है कि क्या इसके रिस्क फंडामेंटली क्या थे। तो देखा जाए यहाँ पे कंपनी का, तो प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ठीक ठाक है, बैलेंस शीट लगातार स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात कर रही है। सेल्स में उतनी बड़ी तगड़ी ग्रोथ तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी ग्रोथ करती है। प्रॉफिट लगातार ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया है, और स्टॉक प्राइस सीजीआर भी नियर अबाउट बढ़ती नजर आती है, लेकिन उतना नहीं नजर आया जितना कि इनका ये सपोर्ट देती। अब ये सवाल आता है, इसके सवाल के बाद में कुछ इंस्पेक्ट को देखें, जहाँ हम केवल हम चार्ट ग्राफ को देखें, तो शायद कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी में कुछ रुझान ये था कि इनमें थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला था। कैसे कि यदि 4-7 करीब 2% गिरती है तो 7% बढ़ती है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग की बात करती है। इनके पास जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग है, इनके पास एसेट्स और लायबिलिटी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। कंपनी में निवेशक की तरफ ध्यान दें, तो निवेशक में एफआईडीआई की भूमिका रही है, आम पब्लिक की भूमिका रही है, और आम पब्लिक में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा, करीब 3.25 लाख के आसपास की भीड़ इंटरेस्ट की बात किया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन दोनों के आपस में थोड़ा सा ज्वाइंट वेंचर है। साथ में एक और है मध्य प्रदेश। मतलब ये जो कंपनी है वो तीनों के बॉर्डर पे स्थित है, और तीनों सरकार को कुछ ना कुछ मिला है फ़ायदा। जहाँ पे खास करके 2 सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली है ही इस कंपनी में। इसके अलावा एफआईडीआई की तादाद भी है, जिसमें कि एलआईसीज की लंबी रही है प्लानिंग, इस कंपनी को लंबे पीरियड तक ली। कई बार हमने देखा कि बिकवाली भी होती है, वो चलती रहती है मार्केट में, कोई 1% से ज़्यादा की होल्डिंग होल्ड करके नहीं बैठा। अब क्या कहती है इस मार्केट को लेकर के, उसमें हम एक नज़र समझने की। फिर 18 तारीख को इसमें एक अपडेट भी आया था कंपनी को लेकर के, और वो सेंटिमेंटल अपडेट ये देता है, जो उनके पास जो यदि हम देखें मोबाइल लिमिटेड को लेकर के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं, और इसमें कहती है जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मध्य प्रदेश एमओयू साइन करती है, मेमोरेंडम, जहाँ पे एमओआई एंड द मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ द ड्राफ्ट ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट है साइंड बिटवीन द पार्टीज टुडे। 18 तारीख को क्या था, कैरिंग ऑन द एक्सप्लोरेशंस एंड द mining activities including the value additions in the project in the state of the Madhya Pradesh. It will be the मध्य प्रदेश में जो आएगी काम होगा उसमें इनका क्या होगा, रोल होगा। इसमें कहती कि इनका जो होल्डिंग है वो करीब 51% की होल्डिंग होगी, और जो मध्य प्रदेश जो एक्सप्लोरिंग्स कंपनीज हैं उसके पास 49% की होल्डिंग होगी इस जॉइंट वेंचर में। तो ऐसा डेट नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे देखने को मिलती है, जो दोनों साथ में मिलके ज्वाइंट वेंचर के साथ करेगी। अब एक सवाल और आती है, क्या इनको लेकर के पीयर्स कौन से पीयर्स में कहते हैं कोल इंडियाज, वेदांता, समेंडेशियस और रिलायंस मेटल्स जैसी कंपनी भी शामिल है। इनके तरफ यदि हम रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखें, तो कह सकते हैं कंपनी को लेकर के, जो क्या कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के, मैनेजमेंट निवेश को लेकर कुछ देती है, ऑब्वियसली देती है। और देखा गया कि यहाँ पे 24 के दौरान में कंपनी अपने निवेशकों को इंटरम डिविडेंड और डिविडेंड की पार्ट भी देती है, जो कि एक इंटरेस्ट को बिल्डअप करता है, ट्रस्ट को बिल्डअप करता है, जो हाँ कंपनी अपने निवेशकों की। अब सवाल आता है, क्या इनका कंक्लूजन कि डेट्स फ्री कंपनी के तौर पे है, अब फंडामेंटल इनका लगातार स्ट्रांग है, भले ही पुअर सेल्स की बात कर रही है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत करके लगातार सस्टेन करती है। और यहाँ पे एक लंबी गिरावट देखी, इस लंबी गिरावट के बाद मार्केट अभी तक क्या कर रही है,
अभी तक सस्टेन कर नहीं पा रही है। मार्केट सस्टेनिटी कब बनती है? जब एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती। यहाँ पे ऐसा कोई भी आंकड़ा निकल के नहीं आता। यहाँ पे लगातार लोग यहाँ से इंटरेस्ट अपनी कम कर रहे हैं, जबकि ये देखा गया कि यहाँ पे मार्केट में जिस हिसाब से यहाँ से लेकर के इंटरेस्ट बनी थी, वो इंटरेस्ट यहाँ पे रहा नहीं। अर्थात इसमें जिन लोगों के पास है वो अपने इंटरेस्ट को बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसमें एक गोल्डन रूल को समझना जरूरी है, जिसके लिए हमें रिस्क टू रिटर्न की यदि चर्चा कर लें तो शायद कह सकते हैं कि इसमें 6 महीने में बहुत ज़्यादा 10% गिरावट ही रही है। एक साल में तो करीब 54% बढ़ा भी था, और पिछले 5 सालों में ऊंचाइयों पे 140% तक बढ़ोतरी देखा गया था। और ये यहाँ पे लगता है कि लगातार गिरने की कगार पे चलती नज़र आती है। अब एक सवाल है, अक्सर जो जिन लोगों ने कहा होगा कि हमने यहाँ पे तो लिया, लेकिन हम जैसे लिए मार्केट हमारा गिरना चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ और किस फैक्टर से हुआ? दोस्तों देखा जाए तो फंडामेंटली लगातार स्ट्रांग है, इसमें कोई ऐसा कोई डिमेरिट की बात नहीं है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस को चेंज किया जाता है। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि आखिर गोल्डन रूल कौन सा अप्लाई करते हैं, खुद की प्रिंसिपल क्या कहते हैं। यदि हम खुद की प्रिंसिपल की तरफ देखें, अपने हमने कहाँ पे लिया उसकी बात नहीं आती है, हमने क्या एक्सपेक्टेशन के साथ लिया और कितनी परसेंट की रिस्क लेते हैं। यदि मैं मान लेते हैं यहाँ पे लिया और रिस्क हमने 30% का लिया, तो 30% तो नीचे जा सकती है ना, उसका रिस्क है। एक्सपेक्टेशन कितनी करती हैं, एक्सपेक्टेशन के बीच में और इसमें टर्म को देखना जरूरी है, टर्म के साथ ग्रो को देखना जरूरी है। इन सभी प्रॉफिट के आसपास आकर के बुक करना जरूरी है, रिस्क के आसपास मिनिमाइज करना जरूरी है। इसके लिए खुद की प्रिंसिपल होना चाहिए, किसी दूसरे का भरोसा नहीं। खुद की एक प्रिंसिपल डिसीजंस होना चाहिए, तो कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। और यदि ये सारे डिसीजन हम लेते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपने पैसे को हम घर वापसी ले सकते हैं। अदरवाइज कई बार कुछ चीज़ें रिस्क के अकॉर्डिंग पैनिक होकर के मार्केट से निकल जाना, या ओवरबर्डन की वजह से, अच्छा मैंने अब काफ़ी मिनिमाइज करते जा रहे हैं, लेकिन वो तब भी सेटअप नहीं हो पाती है, तो भी ऐसा बात निकल, क्योंकि ट्रेंडिंग कहता है जहाँ पे डीप डिस्काउंटेड ज़्यादा चल रहा हो, वहाँ पे लगातार ट्रेंडिंग डिस्काउंट में ही चलने की उम्मीद रहती है। अब इस कंपनी को लेकर के हमने जब देखा तो हमारे लगातार अपने ऑप्शंस और बाकी सारे चलती रहती है इसको लेकर के। और कंक्लूजन की तरफ हम देखें तो स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलता है। कंक्लूजन के तौर पे ये देखा जाए, यदि कंपेयर करके देखें बीएससी कमोडिटीज़ से, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सेंटीमेंट खराब था, क्योंकि सारे के सारे पीएसयूज टूटते नजर आते हैं। पीएसयूज से कंपेयर करके देखें तो सर बेटर हो सकता था कि सबको एक ही एवरेज में देखा जा सकता है। और पिछले कुछ सालों में इनकी अच्छी खासी ग्रो रही है, लेकिन ठीक ठाक है। स्टॉक प्राइस सीजर इतना भी देती है तो बुराई क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा देती है। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक बड़ी लंबी चाल के लिए चले जाते हैं। अच्छा, जो 2000%, 5000% हमें ग्रोथ दे भाई स्टॉक, यदि बैंक से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, तो फिर क्या बुरा क्या है। हमने इस पार्ट को समझने का प्रयास किया। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, वाले सरकार की हो, प्राइवेट हो, मल्टी बैगर हो, पेनी हो, कोई भी ट्रेडिंग की बात, कोई भी एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो में आपको वैल्यू एडिशन मिलता हो, चैनल को वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।